स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने समय की बात है। रतनगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा पुरुषोत्तम का राज हुआ करता था। राजा पुरुषोत्तम के 3 पुत्र थे। 2 बड़े लड़कों के नाम सूर्यकांत और पृथ्वी थे, जबकि सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था राजकुमार शक्ति। राजा के दोनों बड़े बेटे सूर्यकांत और पृथ्वी बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव के थे। उन्हें अपने राजकुमार होने पर बहुत ही घमंड था, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार शक्ति बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव का था। वह सभी शस्त्रों को चलाने में माहिर और घुड़सवारी करने का उस्ताद था। शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर होने के बावजूद भी राजकुमार शक्ति में घमंड बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से राजा पुरुषोत्तम और राज्य की प्रजा राजकुमार शक्ति से बहुत ही प्यार करती थी, जबकि दोनों बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते थे। वो दोनों हर समय राजकुमार शक्ति को नीचा दिखाने की तरकीब के बारे में सोचते रहते। महाराज पुरुषोत्तम ने अपने तीनों बेटों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई। एक दिन अचानक महाराज पुरुषोत्तम बीमार पड़ गए। राज दरबार के सभी वैद्य और हकीम महाराज का इलाज करने में लग गए, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। महाराज की हालत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती गई। दूसरे राज्यों से भी कई वैद्य और हकीमों को बुलवाया गया, मगर राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा वैद्य राज दरबार में आया और उसने महाराज को देखने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने के बाद उसने राजा की नब्ज टटोली। राजा की नब्ज देखने के बाद उसने कुछ देर तक गौर किया और फिर बोला, महाराज का इलाज तो किया जा सकता है, मगर इसके लिए जो औषधि तैयार की जाएगी उसमें आकाश फूल नाम की एक बूटी का इस्तेमाल किया जाएगा। उस बूटी के बिना राजा की बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तब राजकुमारों ने पूछा, आखिर आकाश फूल मिलेगा कहाँ पर? वैद्य ने जवाब दिया कि यहाँ से 200 मील दूर पहाड़ों के दूसरी तरफ सुंदरवन नाम का एक जंगल है, उसमें ये बूटी मिलेगी। अगर केवल 2-3 फूल भी मिल जाएं, तो महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। तीनों राजकुमारों ने एक साथ कहा, हम वो फूल जरूर लेकर आएंगे। उनके इस फैसले से वैद्य बहुत ही खुश हुआ, मगर उन्होंने राजकुमारों से कहा कि वहां जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। वहां पर कई तरह के खतरे हो सकते हैं। उस तरफ जाने वाले लोग अक्सर जिंदा लौटकर नहीं आते। वैद्य की इन बातों से राजकुमारों को थोड़ा डर तो महसूस हुआ, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार शक्ति सबसे पहले तैयार हो गया। अब उसके बाकी दोनों बड़े भाई भी, जो हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, वे भला इस वक्त कैसे पीछे रह सकते थे। इसीलिए उन दोनों ने भी वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों बड़े राजकुमार वो आकाश फूल इसलिए हासिल करना चाहते थे ताकि राजा और प्रजा के बीच उनका सम्मान और अधिक बढ़ सके। साथ ही साथ राजकुमार शक्ति को भी वे नीचा दिखा सकें। तीनों राजकुमार महाराज से आज्ञा लेकर अपने सफर पर रवाना हो गए। राजकुमार सूर्यकांत और पृथ्वी दोनों बड़े भाई आगे निकल गए, जबकि राजकुमार शक्ति इनसे पीछे रह गया। शाम होते होते राजकुमार शक्ति अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल चुका था। समय काफी बीत चुका था, इसीलिए राजकुमार को अब भूख भी लगने लगी थी। वो सोचने लगा कि अंधेरा होने से पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। राजकुमार ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और घोड़े को चारा डालने के बाद वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। नजदीक ही उसे एक पानी का झरना नजर आया। शाम के समय झरने का साफ पानी कल कल करते हुए बह रहा था। झरने के किनारे पर बैठकर राजकुमार ने मुंह हाथ धोए और फिर वहीं पर एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर राजकुमार ने खाना खाना शुरू कर दिया। अभी राजकुमार ने खाने का पहला ही निवाला मुंह में रखा था कि उसके कानों में एक बहुत ही कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, मुझे बहुत ही भूख लगी है बेटा, मुझे भी रोटी खिला दो। राजकुमार ने पलटकर देखा, एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर सा आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो बूढ़ा बहुत ही ललचाई नजरों से
खाने की तरफ देख रहा था। पहले तो राजकुमार को इस बात की हैरानी हुई कि इस बियाबान जंगल में ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया, लेकिन जल्दी ही राजकुमार को उस बूढ़े पर दया आ गई और उसने अपना खाना उस बूढ़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बाबा, मेरा खाना तुम खा लो, शायद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है। राजकुमार का इतना ही कहना था कि वो बूढ़ा आदमी खाने पर टूट पड़ा। जल्द ही उसने सारा खाना चट कर दिया। राजकुमार को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि जो खाना 3 आदमियों के लिए हो सकता था, आखिर किस तरह से ये बूढ़ा आदमी अकेले ही खा गया। अभी राजकुमार इन सभी विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। राजकुमार ने देखा कि उसके सामने अब कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक ऋषि खड़े थे। ये देखकर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए राजकुमार ने कहा, आप कौन हैं ऋषिवर, और वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर गया? तब ऋषि ने कहा, राजकुमार, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। बात असल में ये है कि अभी जिस बूढ़े आदमी को तुमने खाना खिलाया था वो मेरा ही एक रूप था। अपने तपोबल से मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मैं अपना रूप भी बदल सकता हूँ। राजकुमार कहने लगा, ऋषिवर, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझा। आप कृपया करके पूरी विस्तार से अपनी बात बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजकुमार, मैं ऋषि योगानंद हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। तुम्हारे आने से पहले भी 2 राजकुमारों की मैंने परीक्षा ली और वे दोनों इस परीक्षा में नाकामयाब रहे और उन्होंने मुझे एक बूढ़ा आदमी समझकर दुत्कार दिया। खाना खिलाना तो दूर की बात थी, उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। इस तरह से वे दोनों इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। तब राजकुमार ने कहा, परंतु ऋषिवर, आप इस तरह से सबकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? राजकुमार, बात यह है कि इसी वन में मेरी एक कुटिया है जहां मैं अपनी बेटी सुकन्या के साथ रहता हूं। मेरी बेटी सुकन्या अब विवाह के योग्य हो चुकी है और मुझे उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश है। मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री की शादी किसी ऐसे युवक से करूं जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि धन, दौलत और सुंदरता ये सब बाहरी बातें हैं। जिस मनुष्य के मन में विनम्रता और दयालुता की सच्ची दौलत है वही एक अच्छा इंसान है। इनके बिना कोई भी मनुष्य पशु के समान है। इसीलिए मैं यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक नौजवान की परीक्षा लेता हूँ और आज तुम मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी सुकन्या से विवाह कर लो, परंतु इसके लिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, वहाँ मेरी बेटी सुकन्या से एक बार मिलो और फिर इसके बाद ही इस विषय पर अपना फैसला सुनाओ। तब राजकुमार कहने लगा, आप जैसे तपस्वी ऋषि की कन्या अवश्य ही बहुत ही सुयोग्य होगी, लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत ही जरूरी काम से निकला हूँ। मैं अपने पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे आकाश फूल नाम की बूटी लेकर आनी है। इसीलिए चाहते हुए भी मैं आपके साथ नहीं चल सकता ऋषिवर। तब ऋषि योगानंद ने कहा, राजकुमार, जिस आकाश फूल की तुम बात कर रहे हो मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और सुंदरवन का रास्ता तो बहुत ही दुर्गम और खतरनाक है। यदि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलोगे तो मैं तुम्हें अपना एक घोड़ा दूंगा जो तुम्हें सुंदरवन तक बहुत ही सरलता से पहुंचा देगा। तुम बिना किसी खतरे में पड़े वहां से आकाश फूल लेकर आसानी से आ सकोगे। ये सुनते ही राजकुमार तुरंत ऋषि के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वे दोनों वहां से कुछ दूरी पर स्थित ऋषि योगानंद के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के बाद जब ऋषि योगानंद की पुत्री सुकन्या को राजकुमार ने देखा तो सचमुच उसकी सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। ऋषि ने अपनी बेटी से उसका परिचय करवाया और फिर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मेहमान के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सुकन्या ने तुरंत ही राजकुमार शक्ति के लिए खाना तैयार कर दिया। खाना खाने के बाद ऋषि ने राजकुमार से कहा,
अब क्योंकि पिता के प्राणों को बचाने के लिए तुम जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपना एक घोड़ा देता हूँ। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। अपनी एक ही छलांग में ये पर्वतों को लांघ सकता है, बड़ी बड़ी नदी नालों को पार कर सकता है। जो रास्ता एक साधारण घोड़ा 1 महीने में तय करेगा, ये केवल 1 दिन में तय कर सकता है। बस यूं समझ लो कि ये हवा में उड़ने वाला घोड़ा है। तुम इस पर सवार हो जाओ, ये 2 ही दिन में तुम्हें सुंदर वन तक पहुंचा देगा। ऋषिवर, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। अपने पिता के प्राणों की रक्षा करने के बाद मैं अवश्य ही आपके पास आऊँगा। ठीक है राजकुमार शक्ति, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद राजकुमार शक्ति ने ऋषि योगानंद के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर सुंदर वन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। सचमुच घोड़े की रफ्तार ऐसी थी मानो वो हवा से बातें करता हो। बड़े बड़े पर्वतों, नदी नालों को वो एक ही छलांग में पार कर रहा था। दूसरे ही दिन राजकुमार सुंदर वन जा पहुंचा, जहां उसे आकाश फूल नाम की वो बूटी मिल गई। राजकुमार ने 2 फूल तोड़कर अपने पास रख लिए और वापस घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की तरफ चल दिया। 2 दिन के सफर के बाद राजकुमार अपने महल में जा पहुंचा, जहां पर उसने आकाश फूल नाम की बूटी वैद्य जी को दी। वैद्य जी ने बिना देरी किए उन फूलों से एक औषधि तैयार की। वो औषधि महाराज पुरुषोत्तम को खिलाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाराज की सेहत बहुत ही तेजी से सुधरने लगी। 3 ही दिन के भीतर महाराज पुरुषोत्तम एकदम भले चंगे हो गए। तब उन्होंने राजकुमार से पूछा कि वह किस तरह से इतने कठिन सफर को पूरा कर पाया और ये बूटी लेकर पहुंचा। राजकुमार शक्ति ने अपने सफर की सारी कहानी पिता को बता दी कि वह किस तरह से ऋषि के दिए हुए घोड़े की सहायता से आकाश फूल नाम की इस बूटी को लेकर आया है। साथ ही साथ राजकुमार ने यह भी बताया कि ऋषि योगानंद की एक बहुत ही सुंदर और सुशील बेटी है, जिसका नाम है सुकन्या, और राजकुमार ऋषि की पुत्री सुकन्या से प्रेम करने लगा है, साथ ही उससे विवाह करना चाहता है। तब राजा ने कहा, बेटा, भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एक तपस्वी और योगी ऋषि की पुत्री हमारे खानदान की बहू बने। तुम जल्द से जल्द वहां पर जाओ और हमारी पुत्र वधू को पूरे सम्मान के साथ लेकर आओ। महाराज की बात सुनकर राजकुमार शक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह तुरंत इस घोड़े पर सवार होकर ऋषि योगानंद के आश्रम की तरफ चल पड़ा। इधर जब राजकुमार के दोनों बड़े भाई भटकते भटकते वापस महल में पहुंचे तो उन्होंने पिता को बताया कि वे रास्ता भटक गए थे, जिसकी वजह से वो आकाश फूल नहीं ला सके। अपने पिता को स्वस्थ देखकर दोनों राजकुमार बहुत ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि राजकुमार शक्ति आकाश फूल लेकर आया है, जिसकी वजह से उनके पिता के प्राण बचे, तो वे राजकुमार शक्ति से और भी ईर्ष्या करने लगे। महाराज पुरुषोत्तम के स्वस्थ होने की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए। दोनों बड़े राजकुमारों को जब इस बात का पता चला कि राजकुमार की सहायता जंगल में मिले एक बूढ़े ने की थी, तो वे दोनों भी मन ही मन में ये अफसोस करने लगे कि काश उन दोनों ने भी उस बूढ़े के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, उसके साथ दयालुता और नेकी से पेश आए होते, तो आज चारों तरफ उनके नाम की वाह वाह हो रही होती। मगर अब दुख करने से क्या हो सकता था, वो समय तो गुजर चुका था, मौका हाथ से निकल चुका था। आज उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना और दीन दुखियों की सहायता करना ही एक सच्चे इंसान की पहचान है। कामयाबी भी उन्हीं लोगों के हाथ में लगती है जो नेक दिल और ईमानदार होते हैं। दूसरों को अपने से छोटा समझने वाले और हमेशा घमंड में रहने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। दोनों राजकुमारों ने आज से ये निश्चय कर लिया कि वह भी अपने घमंडी स्वभाव को छोड़कर अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। दूसरी तरफ राजकुमार शक्ति घोड़े पर सवार जब ऋषि योगानंद के आश्रम में पहुंचा और उसने अपने पिता के स्वस्थ होने की खबर दी और साथ ही साथ ये सूचना भी दी कि वो उनकी पुत्री सुकन्या से विवाह करना चाहता है, उसके पिता भी इस विवाह के लिए तैयार हैं। तब ऋषि योगानंद ने बिना देरी किए अपने आश्रम में ही
दोनों का विवाह करवा दिया। अपनी बेटी को विदा करते समय ऋषि ने राजकुमार से कहा, राजकुमार शक्ति, मेरी बिटिया आज से तुम्हारी धर्म पत्नी हुई और ये घोड़ा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने आने वाले जीवन में भी इसी तरह से दीन दुखियों की सहायता करोगे और अपनी प्रजा की सेवा करोगे। ऋषि का आशीर्वाद लेकर राजकुमार सुकन्या के साथ घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ लौट चला। राजमहल पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। सभी लोग इस विवाह से बहुत ही खुश थे और वे सब एक सुखमय जीवन बिताने लगे। किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था खैरू। खैरू के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो खैरू इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु खैरू के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें ला कर देते। इसके अलावा भी वो समय समय पर खैरू की मदद करते रहते थे और खैरू भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे न रहता। वो हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। खैरू में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वो अपने देश का बादशाह बन गया है। ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि बादशाह बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा बादशाह से भी ज्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर खैरू बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वो भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में ना सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी चार लोग इकट्ठा होते, वो खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह ने फौरन खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब खैरू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक सख्ती सी आ गई थी। खैरू ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए ये जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की ये बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर
तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये 4 शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हजूर आप जैसे चाहें वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक डिब्बा और है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है, दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वो ये कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहे उतना ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में ये काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो खैरू ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है और वो बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली सख्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, ये इस बात का संदेश है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। खैरू के जवाब सुनकर बादशाह हैरानी के कारण कुछ भी बोल ना सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और बादशाह भी खैरू की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू,
तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सचमुच ही तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब खैरू ने कहा, हजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। खैरू वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया, जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो खैरू को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए खैरू घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वो अपने मामा से सलाह ले सके कि वो कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने कहा, तो क्या ये काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वो तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को इस बात का पक्का विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर की पानी की समस्या को हल कर देगा, इसीलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच ही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर बादशाह कहने लगा कि तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर ये कमाल कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को ये एहसास हुआ कि खैरू उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने खैरू को कम समझने की भूल की थी। अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें बादशाह ने खैरू के सामने रखी थी वो सब खैरू ने पूरी कर दी। अब बादशाह मन ही मन में खैरू से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो खैरू को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, खैरू, बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को बादशाह बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी जिसमें
हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही खैरू भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वो जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी ये इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें, उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएं। ये एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग खैरू की इस बात पर तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि खैरू की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से खैरू अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से एक देश का राजा बन गया।